तो देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट कलर्ड, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि मोस्ट कलर्ड है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव नज़र आ रहा है और D6 है, ठीक है। उसके बाद Mn2 पॉजिटिव, D5 है। Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे भी D5 है। और ये कोबाल्ट 4 पॉजिटिव है और ये आपका D5 है। देखिए अब अगर बात की जाए यहाँ पे हमें पता है कि जो कलर है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखें हम कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का मतलब, मैंने इसको लो स्पिन बोला है। क्यों बोला है लो स्पिन? देखिए हमें पता है कि जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओ, यानी कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी वो इंक्रीज करती है। अगर अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट, एक ये वाला केस है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +4, तो इस केस में डेल्टा ओ ज़्यादा रहा होगा, तो इस केस में ये वाला कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होता है, ठीक है। ये भी लो स्पिन होता है भाई आपका, ठीक है। ये भी लो स्पिन और ये भी लो स्पिन, सारे ही लो स्पिन है, ठीक है। अगर बात की जाए अब इन दोनों में, देखो इसकी और इसकी बात करते हैं कि इनमें से कलर, देखो अगर ये हाई स्पिन है इसका मतलब डेल्टा ई जो ट्रांजिशन का एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन है वो कम रही होगी यहाँ पे, यानी कि नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन आराम से जाएगा क्योंकि ये गैप कम है यहाँ पे। अगर है तो ये आपका मोस्ट कलर्ड रहा होगा, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाना है वो यही लगाना है कि कोबाल्ट Fe3 नेगेटिव, तो ये इस प्रकार से आपका हाई स्पिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका इसका हाई स्पिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ए रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इनमें से किसकी रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरीन नज़र आ रहा है आपको, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उसने ले लिया तो 8 हो गए हैं, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ, तो 4 फ्लोरीन को उसने कुछ इस तरीके से। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री आएगी थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ेगी कि ये यहाँ पे फ्लोरीन, ये यहाँ पे फ्लोरीन, ये यहाँ पे फ्लोरीन, ये यहाँ पे फ्लोरीन। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर यहाँ पे लगाओ, एक लोन पेयर यहाँ पे लगाओ, तो ये जो है ये कोई रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं है, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। SF6 की अगर बात करें, SF4 की अगर बात करें तो ये आपका आती है सीसो ज्योमेट्री, तो ये भी कोई रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं होती है, ये भी आपका क्या आएगी, सीसो ज्योमेट्री आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी रेगुलर नहीं। उसके बाद अगर बात करें BF4 नेगेटिव, तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक उसने ले लिया है किसी से, इसका मतलब यहाँ पे अब इसकी जो ज्योमेट्री रही होगी वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रही होगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा BF4 नेगेटिव। अगर आपसे XeF4 की बात करें तो वो भी आपका स्क्वायर प्लेनर होती है, उसके हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है, तो वो भी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O6 3 पॉजिटिव सो अ पीक एट सोल्डर, दिस सोल्डर अपीयर ड्यू टू, तो ये आपका इसका जो रीजन होता है वो होता है जॉन टॉलर डिस्टोर्सन। जॉन टॉलर, टाइटेनियम यहाँ पे आपका 3 पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी वजह से आपका यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे जॉन टॉलर डिस्टोर्सन पॉसिबल होती है, ठीक है। अगर जॉन टॉलर डिस्टोर्सन यहाँ पे पॉसिबल है तो ये जो सोल्डर आती है यहाँ पे पीक विद ए सोल्डर, उसका जो रीजन होता है वो जॉन टॉलर डिस्टोर्सन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आएगा जॉन टॉलर डिस्टोर्सन। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कस किए थे तो काफ़ी अच्छे से समझाया था ये मैंने कंसेप्ट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका, इनमें से बताइए कि कोबाल्ट बायो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जो है आपका वो किस में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड में, फॉलिक एसिड में, विटामिन B12। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है भाई विटामिन B12 में पाया जाता है आपका कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन B12 में कोरीन रिंग प्रेजेंट होती है, कोरीन, ठीक है, जैसे पोरफाइन होती है ना वैसे कोरीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, आप इसे सॉलिड स्टेट से रिलेट कर सकते हैं, काफ़ी जगह से रिलेट हो सकता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप का मतलब होता है कि आपने ग्रुप नंबर 14 में
ग्रुप नंबर 14 यानी कि जो सिलिकॉन जर्मेनियम होता है आपका, उसके अंदर आपने कोई ग्रुप नंबर 15 की इम्प्योरिटी डाल दी है, तब जाके वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है जिसकी मूवमेंट की वजह से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आएगा कि आप आर्सेनिक डोप्ड इन सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन जो है आपका वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है और आर्सेनिक जो है आपका वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अगर आपसे पी टाइप पूछता तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये होता है कि आपको वहाँ पे ग्रुप नंबर 13 की कोई भी इम्प्योरिटी, जैसे आप एल्यूमिनियम को डाल सकते हो सिलिकॉन वगैरह में, तो उन्हें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भाई, ये भी आपका एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन। मैक्सिमम जो क्वेश्चन दिख रहे हैं या तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हैं या ब्लॉक से हैं या केमिकल बॉन्डिंग से हैं, बस ज़्यादातर क्वेश्चन यही है। D6 की बात करते हैं भाई, D6 हाई स्पिन की बात करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये रहा। तो अगर आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, प्लस में आप 0.6 की मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे -1.6 डेल्टा ओ आ जाएगा, यहाँ पे +1.2 डेल्टा ओ आ जाएगा, तो ओवरऑल जो आएगा -6 पॉइंट डेल्टा ओ। और एक बार यहाँ पे पेयरिंग हुई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा से बता देता हूँ कि D5 की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी D6 हाई स्पिन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें पता है कि इसकी जो एनर्जी रही होती है वो आपका 0.4 डेल्टा ओ होती है माइनस का, यहाँ पे 0.6 डेल्टा ओ होती है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो उसके मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसके मल्टीप्लाई कर दो 0.6 डेल्टा ओ के साथ। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से प्लस में n पेयरिंग, n यहाँ पे एक बार ही पेयरिंग हुई है तो इसलिए यहाँ पे p दिखा दो, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 0.4 डेल्टा ओ प्लस में p। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर ऑफ बी। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे बोरॉन की तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर बात करें इसके पास भी आपका वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पे जो ये सारे फ्लोरीन होते हैं इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हो जाता है बैक बॉन्डिंग, और इससे बैक बॉन्डिंग से आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अब ये वाला जो, अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रहे हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1 आएगा, ठीक है। 3 आपके बॉन्ड 4, देखो लेस देन 1 क्यों आएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की बात की जा रही, तो हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो पहले अगर मैं सिंगल की बात करूं, अब यहाँ पे प्योर सिंगल नहीं, इसका मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है तो इसका जो बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे करेक्ट आंसर ये है कि जो बॉन्ड ऑर्डर वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, 2p पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3 वाला आएगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1 आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रखा भाई, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहा डबल बॉन्ड। उसके बाद मैं कुछ इसको भी ऐसे बना के दिखा देता हूँ। तो आप सभी को पता है कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। तो कुल मिला के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। अगर पाई बॉन्ड पूछते तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड भी नज़र आ रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि AgCl तो कलरलेस होता है बट AgI कलर्ड होता है, इसका रीज़न क्या है। तो देर इज़ अ DD ट्रांजिशन इन, देखो ऐसा कोई रीज़न नहीं होता, इसका बेसिकली रीज़न है फजान्स रूल, ठीक है। यहाँ का जो रूल हम बोलते हैं, यहाँ पे जो लग रहा है फजान्स रूल लग रहा है। तो फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल एक्सप्लेन करता है आयनिक करेक्टर, सॉरी कोवलेंट करेक्टर इन ए आयोनिक बॉन्ड।
कोवलेंट करेक्टर इन ए आयोनिक बॉन्ड, किसी भी आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर को एक्सप्लेन करता है। और जैसे जैसे कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे एक आपके पास AgCl है और एक आपके पास AgI है, तो यहाँ पे आपका कटायन तो सेम हो गया। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, या पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन। जितना बड़ा साइज होगा अनायन का उतनी ज़्यादा आपकी पोलराइजिबिलिटी होगी, पोलराइजेशन होगी, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज़्यादा आपका कोवलेंट करेक्टर आएगा और उतनी ज़्यादा कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी। तो और दूसरी बात अगर बात करें साइज ऑफ कटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई पोलराइजेशन। तो इस हिसाब से हमने इसका जो आंसर बोला है वो बोला है कि 3 इलेक्ट्रॉन क्राउड इन AgI इज पोलराइज्ड ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ द I नेगेटिव विच इज़ नॉट पॉसिबल इन AgCl। यस, यही इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है भाई, इसका 3rd इज द करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाह, खूब बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखो आपके पास नाइट्रोजन है और यहाँ पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, 3 हमारे मिथाइल। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसकी जो शेप है वो पिरामिडल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूँ, यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे आपका SiH3 लगा हुआ है, इसी प्रकार SiH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी SiH3 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है इसके पास? वैकेंट d ऑर्बिटल होता है इस सिलिकॉन के पास, जो कि इस कार्बन के पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस सिलिकॉन के d में वैकेंट में इसके d वैकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्ड कर देता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी वो कुछ ऐसी दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली बात है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा कि यहाँ पे अब इसकी जो बन गई होगी ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर बन गई भाई, ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर। रीजन क्या? बैक बॉन्डिंग। अब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे ऐसा ना होने का रीजन है कि कार्बन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये अपना ऑक्टेट को भी एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये कि ये तो आपका पिरामिडल ही रहेगा और ये वाला आपका प्लेनर बन जाएगा, इसलिए सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन लेवल का ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको बतानी। यहाँ पे ये क्रोमियम है और ये एक आपका टंगस्टन का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये काफ़ी ना बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी आपको काफ़ी डिटेल में अगर आप देखोगे बहुत सारे नेट वगैरह के एग्जामिनेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये देखा जाता है बेसिकली इसका कि ये वाला जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और ये वाला डायामैग्नेटिक का नेचर का होता है। तो ये आपको बेसिकली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से भी रिलेट किए जाते हैं, तो काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप अब याद रखना कि ये 7.74 क्रोमियम का जो कंपाउंड है ये रहा, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। तो ये देखो, ये जीरो हो ही नहीं सकता, इसका जीरो नहीं हो सकता, दोनों का ये नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो इतना सा बनता है कि ये आपका पैरामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक। पैरा तो कुछ न कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट रही होगी, डाया तो कुछ न कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपको बताना है। अगर सल्फ्यूरस एसिड की बात करूं तो H2SO3 होता है, ये सल्फ्यूरस, और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो क्या कहा जा रहा भाई? सल्फ्यूरस एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग वेल सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट, बोथ एसिड आर रिड्यूसिंग इन नेचर। देखो अब बात करें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आपको 4 नज़र आ रही है, इसकी +6 आ रही है। अब ये वाला +6 से क्या +4 से +6 में जा सकता है, ठीक है। और ये वाला आपका +6 से +4 में आ सकता है, ये 8 में तो नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता। अब तो सल्फ्यूरस एसिड इज रिड्यूसिंग इन नेचर वाइल सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये लगाना था कि ऑक्सीडाइजिंग। तो ये देखो, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि ये 4 से अगर 6 में जा रहा है, इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किसी दूसरे का तो रिडक्शन करेगा, तो रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 4th आना था।
उसके बाद बात करते हैं भाई जीरो डाइपोल मोमेंट किसकी होगी। तो जितनी भी आपके पास सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती हैं, जैसे कि आपका लीनियर हो गया, आपका जैसे कि आपका प्लेनर हो गया, आपका जैसे कि आपका टेट्राहेड्रल हो गया, तो इन सभी की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो। अगर ClF3 की बात करूं तो इसकी आपके पास टी शेप होती है, तो टी शेप है यहाँ पे, वैसे ही आपका इसके डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपका पिरामिडल होता है, ये आपका सीसो होता है। इसका मतलब एक ही हमारे पास बच गया यहाँ पे, वो है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, और ये आपकी सिमेट्रिक ज्योमेट्री में काउंट की जाती है। इसका मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट आपका जीरो रही होगी, तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। उसके बाद देखना भाई ये वाला क्वेश्चन, मेटालिक सोडियम एडिड इन लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3। अगर आप सोडियम को डाल देते हो, सोडियम को हमने डाला है यहाँ पे, सोडियम को हमने डाला लिक्विड अमोनिया में और Fe2O के प्रेजेंस में, यहाँ पे Fe2O3 कैटालिस्ट के तरीके से काम करता है। यहाँ पे सोडियम अमाइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में H2 गैस बाहर निकलती है, तो आपका सोडियम अमाइड बनेगा और साथ में यहाँ पे H2 गैस बाहर निकल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन से बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर मैं D6 लो स्पिन की बात करूं, D6 लो स्पिन का मतलब समझना भाई, इसका मतलब तो यहाँ पे जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन होती ही नहीं है। जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन के लिए अनसिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब पहला तो JTD ही शो नहीं कर रहा है, इसके अंदर तो कोई JTD ही पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ D फॉर हाई स्पिन की, देखो भाई D फॉर हाई स्पिन की अगर बात की जाए तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो इजी में अनसिमेट्रिकल आ गया, इजी में अनसिमेट्रिकल आ गया। D5 हाई स्पिन की बात करेंगे तो यहाँ से भी JTD पॉसिबल नहीं है। अगर D4 हाई स्पिन की बात करोगे तो यहाँ पे T2G के अंदर अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी, T2G के अंदर। अब देखो यहाँ पे T2G में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इजी में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जितनी ज़्यादा इजी में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उतनी ज़्यादा वहाँ पे जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कि D4 हाई स्पिन, D4 हाई स्पिन इज द करेक्ट आंसर। D4 हाई स्पिन में मैक्सिमम जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इजी में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एस ब्लॉक से, P ब्लॉक से है। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब खुद का क्या करवाता है वो, ठीक है, रिडक्शन करवाता है। एग्जिस्ट इन 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म, इट इज़ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट एसिड, तो उस ऑक्साइड का नाम होता है SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन इसी से हम हमारा जो है एसिड भी बनाते हैं भाई, कॉन्टैक्ट प्रोसेस उस वो अलग होता है बेसिकली, लेकिन आपका लेड चैम्बर प्रोसेस आपने सुना होगा। तो बेसिकली SO3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन होता है, ठीक है, तो इसलिए रिडक्शन मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ठीक है, आई बात समझ में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर SO3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोथ पोजेस ब्रीजिंग अनायंस, तो इनमें बताया गया क्या कहानी है। देखो भाई, अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की कहानी बताऊं, ये Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे क्लोरीन है, इसी प्रकार ये वाला एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। अब ये बनाते हैं ब्रिज हेड कंपाउंड को, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है ऐसे, और ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये जो आपका बनाना बॉन्ड बना है, यहाँ पे आपको 1 2 एंड 3 सेंटर नज़र आ रहे हैं, और 1 2 3 4, इसका मतलब जो एल्यूमिनियम में जो बनता है वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड बनता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है। अगर वैसे ही मैं बात करूं एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जैसे डाइबोरेन में होता है वैसे ही बनेगा। यह रहा इस प्रकार से, ये एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा, ये अपना, अब यहाँ पे इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है डोनेट करने के लिए, तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये वैसे ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये बनेगा ये, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो देखिए क्या करेक्ट आंसर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर इन बोथ केस, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2, ये ऐसा कुछ नहीं होगा।
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड इन एल्यूमिनियम क्लोराइड। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 3 सेंटर को ना देख रहे हो तो इन 2 सेंटर को देख लो। इन 2 सेंटर को अगर देखें यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही सेंटर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा 4th इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पायरोफोरिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा पायरोफोरिक कंपाउंड नहीं है। पायरोफोरिक कंपाउंड क्या होते हैं पहले इसके बारे में देखिए। पायरोफोरिक कंपाउंड आर दो सब्सटेंस विच इग्नाइट इंस्टेंटली टू एक्सपोजर इनटू। दो मतलब ऑक्सीजन में एक्सपोजर होते ही आग को आसानी से पकड़ लेते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो उसी को बोलेंगे हम, वो हमारे पायरोपोरिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें देखना भाई ज़्यादातर जो आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, है ना, ब्यूटाइल लिथियम हो गया, जैसे कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, तो ये सारे पायरोपोरिक कंपाउंड होते हैं। तो ये वाला भी आपका पायरो है, ये भी आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और ये भी आपका आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इनमें से देखना, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी होता है, ये भी हमारा होता है, ब्यूटाइल लिथियम भी होता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम वाला कुछ हमें यहाँ पे नहीं, सॉरी टिन वाला नहीं लगेगा भाई, एल्यूमिनियम वाला तो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टिन ये वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है 3 वाला, कि ये कोई इसकी कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं इसे, ठीक है। टिन है ये बेसिकली। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 आएगा, आपसे बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर और उनमें से आपको ऑप्टिकल एक्टिव बताना है। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बनेगा एम का A4 और BC बनेगा, A4 BC बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक तो सिस पॉसिबल होगा और एक ट्रांस पॉसिबल होगा। तो 2 तो सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल होंगे, और इनमें से जो एक आपकी सिस फॉर्म रही होगी वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव रही होगी भाई। आप इसको बना के देख सकते हैं, वो जो सिस फॉर्म है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म रही होगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से अगर आप इसको देखोगे कुल मिला के, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको कैसे देखना है। तो ये बात की जा रही है कि यहाँ पे एक तो सिस ट्रांस हो गया, ठीक है। 2 तो आपको साफ साफ आप बना के ऐसे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे डील किया जाए आपको कुछ इस तरीके से, ये ऑक्टाहेड्रल, आपने A के सामने A को रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने A को रख दिया है या A को इस प्रकार से आप बना के देखोगे तो कुल मिला के आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे 4 आइसोमर पॉसिबल होंगे। 4 कौन कौन से भाई देखो, एक तो आपका सिस और ट्रांस, 2 तो ज्योमेट्रिकल हो गए, और ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं भाई, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब 2 और जो यहाँ पे पॉसिबल है वो है आपका लिंकेज आइसोमर। कौन से आइसोमर पॉसिबल है भाई? लिंकेज आइसोमर पॉसिबल है, जो कि आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एम्बीडेंटेंट लिगेंड नजर आ रहा है NO2। आप देखिए यहाँ पे आपको NO2 नजर आ रहा है जो कि एम्बीडेंटेंट लिगेंड है, तो इसकी वजह से 2 आपका लिंकेज आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 आइसोमर पॉसिबल है, 2 ज्योमेट्रिकल है, 2 स्ट्रक्चर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2nd आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आपको बताना है। तो बेसिसिटी की अगर बात करें तो pKa वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी, क्योंकि pKa वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर NaOH की आप देखोगे तो ये रहा, एमोनिया की देखोगे तो ये रहा, और अमोनियम हाइड्रोक्सिलमीन की देखोगे तो ये रहा। तो सबसे कम किसकी? इसकी। तो सबसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा D, 4th इज द करेक्ट आंसर। और 4th करेक्ट आंसर, अमोनिया सबसे अच्छा बेस होता है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और फिर आपका हाइड्रोक्सिलमीन होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिलमीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4th आएगा। उसके बाद देखिए द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू, तो देखो ये रहा, तो ये आपका बेसिकली H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ये BaSO4 के वाइट कलर के PPT देता है, ठीक है। BaSO4 के आपको वाइट कलर के PPT देता है। तो यहाँ पे जनरली आपका H2SO4 ही यूज किया जाता है, H2SO4 में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म आपको निकालनी है वैनेडियम 3 पॉजिटिव की। वैनेडियम 3 पॉजिटिव का मतलब D में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने यहाँ पे फिल कर दिया इस प्रकार से, एक यहाँ पे आ गया एक, तो यहाँ से आपने इसकी निकाली कैपिटल L की वैल्यू, है ना, कैपिटल L स्टेट निकाला। तो वो स्टेट कैसे निकालते? 2 × 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस में 1 × 1 तो ऐड करोगे तो 3, और अगर इस L की वैल्यू 0 आ जाती है तो S
P आ जाती 1 आ जाती तो P, 2 आ जाती तो D, 3 आ जाती तो F। तो यहाँ पे इसकी स्टेट F हो जाएगी। और हमें अब निकालना है टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखते हैं हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे तो इन दोनों की स्पिन हाफ हाफ है, तो स्पिन क्वांटम यहाँ पे जो S आ जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर वो 1 आ जाएगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 3। 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 3F इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। इन्होंने बोला कि कॉपर 2 पॉजिटिव का ये कॉम्प्लेक्स बताइए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव तो ये आपका जाएगा D9 में, और D9 का मतलब होता है T2 ईजी में ईजी में 3 इलेक्ट्रॉन, अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी ईजी में। तो यहाँ पे देखने को मिलेगी JTD। और जब भी ईजी में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहाँ पे जेड आउट फिनोमिना देखने को मिलता है ना। JTD में भी जेड आउट। जेड आउट का मतलब ये होता है कि आपका वहाँ पे 2 तो बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, 2 बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, वहाँ पे 2 CO बॉन्ड लॉन्गर हो जाएंगे, वो जेड आउट हो जाता है, और 4 नॉर्मल रहेंगे या शॉर्टर रहेंगे। तो 4 CO बॉन्ड आर शॉर्टर देन रेस्ट ऑफ 2 बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो ऐसा होता है JTD की वजह से। और JTD में भी आपके पास जो फिनोमिना होता है जेड आउट और जेड इन, उससे हम इसे रिलेट करके ईजिली निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द ऑर्डर ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें, मैंने ऐसा आपको जब मैं एप्लीकेशन ऑफ CFSC पढ़ा रहा था तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे, ये तीनों ही जो होते हैं बेसिकली आपका, ये जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया था भाई, आपको याद करो, जैसे मैंने ग्राफ बनाया था इस तरीके से मैंने बताया था कि CFSC की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, कुछ इस टाइप से मैंने ग्राफ बनाया था, ठीक है। इस टाइप से मैंने ग्राफ बनाया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैग्नीशियम आ गया था, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये तो तीनों इसी लाइन पे ही ड्रॉ करती हैं, इसी ग्राफ पे ड्रॉ होती हैं। अब हमें ये देखा था, देखो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो वैसे वैसे आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो Zn2 पॉजिटिव, उसके बाद Mn2 पॉजिटिव, और उसके बाद कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, ICl2 की ज्योमेट्री आपको बतानी है। तो I की अगर बात करें तो ये देखो I3 नेगेटिव भी इसी जैसा होता है, बिल्कुल I3 नेगेटिव की भी यही आ जाएगी। तो I हमने ले लिया यहाँ पे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक उसने किसी से ले लिया है, 8 हो गए हैं, 8 में से 2 उसने क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए और 3 लगा दिए रहा। तो ये वाला जो होता है बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, और यहाँ पे जो ज्योमेट्री आ जाएगी वो TBP आ जाएगी। अगर आपसे शेप पूछता तो वो लीनियर आ जाती है, शेप पूछता तो वो लीनियर आ जाती। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इज द करेक्ट आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटेल सॉल्यूशन। बहुत जल्दी मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, फिजिकल केमिस्ट्री का भी और एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी डिस्कस करूंगा। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।